पैसा उसको वापस नहीं करेंगे जनरली। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि कंपनी को लगता है ये शेयर होल्डर कुछ गड़बड़ कर रहा है। कंपनी तो शेयर बहुत सारा शेयर होल्डर को देता है ना, हम लोग कंपनी है, तो मान लो कोई कारण से कोई भी रीजन से हमको कोई शेयर होल्डर पे डाउट हो रहा है या कोई भी रीजन आ गया और हम लोग डिसीजन ले लिया नहीं उससे हम शेयर वापस ले लेगा अपना, तो कंपनी पैसा दे के और वापस ले लेगा शेयर होल्डर से। जब पैसा कहाँ से देगा कंपनी, हम लोग कंपनी है जनरली तो पैसा देते नहीं वापस, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ ही जाए कि नहीं उस शेयर होल्डर को नहीं रखना, कंपनी से हटा देना है, तो उसका शेयर हम लोग लेकर उसको पैसा दे देंगे। तो पैसा कहाँ से देंगे, ये रिजर्व से देंगे। और ये रिजर्व कब कैसे बनता है, बिजनेस का प्रॉफिट से पहले से बना के रखते हैं, और जब भी कोई शेयर पब्लिक शेयर होल्डर को हटाना है कंपनी से, शेयर लेकर उसको पैसा दे देंगे, पैसा यहाँ से चला गया, क्योंकि पैसा तो बहुत देना पड़ता है। तो इससे क्या बोलते हैं, इसी का इस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडेम्पशन। क्योंकि जब उसको पैसा दे देंगे ना, तो उसका जो पैसा मेरा कंपनी में लगा हुआ था उसका पैसा से हम लोग कैपिटल बनाया था, जब वो अपना पैसा वापस ले लेगा तो मेरा कैपिटल रिडीम हो जाएगा, कम जाएगा, कुछ दिन के लिए मेरा शेयर हो कम जाएगा, फिर बाद में हम उसका शेयर लेके किसी और को बाद में बेच देंगे, फिलहाल तो कम जाएगा, उसको पैसा वापस दे दिया मतलब मेरा पूंजी कम गया, कैपिटल कम गया। तो कैपिटल का पैसा कहाँ से देंगे, इस रिजर्व से देंगे, इसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो टेक्निकल पॉइंट होता है इसमें सिर्फ पढ़ लिया कि हाँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, रिजर्व में सरप्लस में आता है, ऐसे नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। तो रिजर्व का मतलब क्या है, कंपनी अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बचा हुआ प्रॉफिट को अलग अलग नाम से जमा करता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो सब जानना जरूरी है हम लोग को। ओके, तो ये रिजर्व बनता है बिजनेस का प्रॉफिट से, और इसका यूज कब करना है, जब किसी का कैपिटल वापस करना है तो यहीं से रिजर्व से वापस कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक कंपनी सारा रिजर्व बनाएगा, कंपनी अपना अपना हिसाब से बनाता है, किसी को लगता है मेरे को ये रिजर्व बनाना चाहिए तो ये बनाए, किसी को लगता है ये वाला, किसी को लगता है तीनों बनाना, तीनों बनाता है, अपना अपना स्टाइल होता है कंपनी का। उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिवेंचर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना जान के रखना, डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। ठीक है, दो कंपनी चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करता है, मार्केट में शेयर बेचता है, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और पब्लिक से पैसा लेके कैपिटल जमा करता है। मान लो शेयर बेच के जो पैसा है उससे काम नहीं चलेगा और पैसा चाहिए, तो कंपनी फिर मार्केट से लोन लेता है। लोन किस फॉर्म में लेता है, किस रूप में लेता है, डिवेंचर का फॉर्म में लेता है। थोड़ा देर बाद हम डिवेंचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंपनी मार्केट से क्या लेगा, डिवेंचर यानी कि लोन लेता है। ठीक है ना, अब लोन लिया तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कंपनी लोन लेता है, लंबा टाइम के लिए लोन लेता है, इसको हम लोग डिवेंचर नाम बोलते हैं। ठीक है, जो लोग कंपनी को लोन देता है उसको हम लोग डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। इसको बाद में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे हम। तो कंपनी किसी से लोन लिया, जो कैपिटल आया, कैपिटल शेयर कैपिटल में जो पैसा है उससे काम नहीं चल रहा और पैसा चाहिए कंपनी में, तो कंपनी मार्केट से क्या लेता है, लोन। फिलहाल हम बाद में समझाएंगे, फिर बोल रहे हैं, तो इस लोन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवेंचर। तो लोन लेंगे तो इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, 5 साल के लिए लोन लिए तो 5 साल तक मेरे को इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, और जैसे 5 साल पूरा हो जाएगा इसका मेन प्रिंसिपल जो मूलधन होता है उसको वापस भी कर देना पड़ेगा। तो कंपनी ना जो बिजनेस का प्रॉफिट से भी क्या बनाता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जब 5 साल हो जाएगा ना तो कंपनी इस रिजर्व से पैसा उसको चुकता कर देगा। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इसलिए कंपनी इस टाइप का रिजर्व भी बनाता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब है लोन चुकता करने वाला रिजर्व, लोन रिपेमेंट करने वाला रिजर्व। लोन ले लिया, आज लोन लिया, 10 साल के बाद वो लोन रिपेमेंट करना है, तो आज तो हम लोन लिया, लेकिन मेरे ब्रेन में ये बात भी है कि 10 साल के बाद उसको लोन वापस भी करना है। तो 10 साल के लिए हम अभी से थोड़ा थोड़ा करके हर साल का प्रॉफिट से पैसा इसमें जमा करते रहेंगे। जैसे 10 साल पूरा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा सारा पैसा आ जाएगा, उठा के एक बार में दे देगा, हम लोगों पर प्रेशर नहीं आएगा कि एक बार में पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब है कम जाना। इसको जब लोन वापस कर देंगे तो मेरा लोन कम जाएगा, तो लोन घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, एक आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में बताया रहा था। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है ना, जब कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है, शेयर बेच के कंपनी के पास कैपिटल आएगा, पैसा ले लेगा, शेयर बेच देगा। शेयर का था जनरली ऐसा एक समझ लो ना, कागज का टुकड़ा होता है, इसमें कंपनी का नाम होता है, डायरेक्टर या जो भी है उसका सिग्नेचर रहता है इसमें,
जब कंपनी शेयर बेचता है ऑनलाइन, तो तुम कंपनी क्या करता है, तुम्हारा अकाउंट से, तुम अपना अकाउंट से पैसा कंपनी के अकाउंट में डाल देगा, हम लोग कंपनी, हम लोग के पास पैसा आ गया, बदले में उसको सबूत, प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर एक डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उस डॉक्यूमेंट्स का नाम होगा शेयर्स। जितना पीस शेयर खरीदेगा उतना पीस शेयर इसको इश्यू कर देंगे, मतलब उसका पैसा आया, इस बात का एविडेंस है। इसके लिए उसको हम लोग क्या अलॉट कर देंगे, शेयर अलॉट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको शेयर बोलता है, जो भी है उसी शेयर का पैसा से हम लोग कैपिटल बनता है। तो जब कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है और कंपनी का मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, उस कंपनी का शेयर सब कोई खरीदना चाहता है, पब्लिक में माड़ी लगा हुआ है, तो कंपनी को मालूम है मेरा शेयर तो आराम से बिक जाएगा, आराम से मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। तो पब्लिक को कंपनी बोलता है अगर मेरा कंपनी का शेयर खरीदना है तो ऐसे तो नॉर्मल प्राइस है 10 रुपीज, इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलता है। लेकिन कंपनी बोल रहा नहीं, हम 10 रुपीज में नहीं देगा, एक शेयर का दाम हम 15 रुपीज लेगा, मतलब दाम है 10 रुपया, लेकिन कंपनी कितना ले रहा है, 15 रुपीज। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहा है कंपनी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी कर रहा है। तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम लोग 5 रुपया जो कर रहा है, 5 रुपीज, इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये शेयर, कंपनी तो बार बार शेयर नहीं बेचता है, भी याद रखना। कंपनी अपना पूरा लाइफ टाइम में एक ही बार शेयर बेचता है, एक ही बार शेयर बेचता है, एक बार ही में शेयर बेचेगा, एक बार में सारा कैपिटल उठा लेगा और उस कैपिटल से बिजनेस करता रहेगा, जो जो शेयर खरीदा उसको इंटरेस्ट देता रहेगा, ठीक है ना। तो एक ही बार शेयर बेचा तो एक ही बार प्रॉफिट होता है, तो इस जो प्रॉफिट एक ही 2 बार होता है पूरा लाइफ टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो कंपनी जो शेयर का प्राइस ज्यादा करके बेचा, तो जो ज्यादा पैसा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो इस प्रॉफिट को कंपनी फालतू का वेस्टेज नहीं करेगा, एक्सपेंस नहीं करेगा, इसको रिजर्व में डाल देगा जमा करके, ठीक है, ओके। ये सब फ्यूचर में काम आएगा एक एक करके, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारा रिजर्व को नहीं पढ़ना है, ये सब ही जरूरी था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट, मान लो पब्लिक मेरा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, पब्लिक मेरा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके बदले पब्लिक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो पब्लिक हर साल का जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट से क्या करता है, एक रिजर्व बना लेता है, उसका नाम देता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब कंपनी कभी प्रॉब्लम में आ जाए, कभी लॉस में आ जाएगा, तो कंपनी इस रिजर्व से पैसा निकाल कर उसको चुकता कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर इस फंड से किया जाता है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर। तो इस तरह का अलग अलग टाइप का रिजर्व है, ठीक है, जो कंपनी साइड में रखता है, छिपा के रखता है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए, फ्यूचर में किसी भी तरह का कंपटीशन फेस करने के लिए, किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी यानी कि लॉस को रिकवर करने के लिए इस तरह का बहुत सारा रिजर्व बनाता है। इसके अलावा और भी रिजर्व है जिसको हम लोग क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोलते हैं। इस टाइप का रिजर्व बनाता है कंपनी, ओके। उसके बाद तुम लोग देखना, एक एक करके हम सारा डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि तुम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो तुम लोग का देखना फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में नहीं है रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं किया। जो सिलेबस में नहीं है ज्यादा डिस्कस नहीं किया, ओके। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, कंपनी के पास बहुत सारा एसेट्स होता है, बहुत सारा लाइबिलिटीज होता है। हर एसेट्स और लाइबिलिटीज का प्राइस ना हमेशा घटता रहता है, बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसको हम लोग रिवैल्यूश करते हैं हर साल। जैसे मान लो कोई मशीन खरीदा, मशीन 5 लाख में खरीदा, वो मशीन रेयर हो गया, उसका दाम हो गया 6 लाख। मशीन अवेलेबल है तो दाम घट के हो गया 4 लाख। तो मेरा बोलने का मतलब है कि एक कंपनी के पास बहुत सारा एसेट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज का प्राइस, एसेट्स का प्राइस हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो ये सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर के रिवैल्यूएशन करता है कंपनी, और देखता है कि ओवरऑल कंपनी का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ओवरऑल अगर फायदा होगा तो उस प्रॉफिट से कंपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के रख लेता है फ्यूचर के लिए, ओके, ठीक है। तो इस टाइप का है ये। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ध्यान से सुनना क्या होता है ये सारा ना रिजर्व का आइटम है, और सरप्लस में एक ही आइटम आता है। ये सारा जो बताया ये रिजर्व का आइटम है। हम लोग का हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारा रिजर्व का आइटम है, और आज बता रहे हैं सरप्लस का एक आइटम बता रहे हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। सरप्लस का मतलब होता है जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, बिजनेसमैन हर साल बिजनेस करता है, हर साल या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो हर साल जो प्रॉफिट या हर साल जो लॉस हो रहा है,
और सब कुछ बनाने के बाद अगर लास्ट में सब कुछ उस प्रॉफिट से सारा खर्चा बांट दिया, उस प्रॉफिट से सारा रिजर्व बना लिया, और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट में बचा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि बोल सकता है बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस। जरूरी नहीं कि बिजनेस में हर साल प्रॉफिट ही हो, कभी कभार बिजनेस में लॉस भी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिसिट इन बिजनेस, डेफिसिट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस होगा तो हम लोग बोलेंगे डेफिसिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का बारे में पूरा डिटेल्स में तुम लोगों को हम एक एक करके बता दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है बट फॉर्मेट में दे दिया, नहीं करना तुम लोग को। ठीक है, क्लियर। तो और एक आ गया, देखो फिर से हम बोल रहे हैं ध्यान से, और रिजर्व मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट को भी देखते रहना, सबके पास फॉर्मेट है। जब भी ये सब पढ़ने बैठेगा हाथ में पास में फॉर्मेट सामने लेके बैठना। फॉर्मेट जो दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ही रखना मत, उसको कॉपी में नोट कर लेना। और स्टूडेंट एक चीज रिमेंबर ध्यान रखना, पार्ट ए के लिए अलग से कॉपी प्रिपेयर करेगा और पार्ट बी के लिए अलग से न्यू कॉपी प्रिपेयर करेगा। दोनों अलग अलग, एक ही कॉपी में पार्ट ए और पार्ट बी नहीं करेगा, दोनों के लिए अलग अलग कॉपी मेंटेन करेगा, पार्ट ए और पार्ट बी के लिए। अच्छा, फिर से बोल रहा है, हम लोग का था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यही चल रहा था ना हम लोग का स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड कर रहा था। इसके अंडर में हम लोग लिखा था नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में था पॉइंट ए शेयर कैपिटल, इसके अंडर में था पॉइंट बी रिजर्व एंड सरप्लस। देखो टाइम लगता है ये सब चीज बताने में, तुमको लग रहा है सर स्लो चल रहा है, स्लो नहीं चल रहा है, तुम लोगों को फायदा के लिए हम पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं। और मेरा चैलेंज है कि इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताएगा तुम लोग को, एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम लोग का ब्रेन में सेट कर देंगे एकदम बैलेंस शीट। और एक बार में बैलेंस शीट सेट हो जाएगा ना तो देखना हम चुटकी में एक एक चैप्टर सेट कर देंगे पार्ट बी का, बिल्कुल समझ में आएगा। पॉइंट बी के बाद ना एक पॉइंट सी भी है, ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट में दिया हुआ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका डेफिनेशन दे देगा, लर्न कर लेना। सिलेबस में नहीं है इसलिए ज्यादा बता करके टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीज आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीनों को मिलाएगा तब आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ये तीनों एबीसी मिलके किसका क्या बनाता है, शेयर होल्डर्स फंड बनाता है। मतलब ये एबीसी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है कंपनी का ये अपना पैसा, कंपनी का जो अपना पैसा है उसको कंपनी क्या बोल के बुलाता है, शेयर होल्डर्स फंड के नाम से कंपनी इसको बुलाता है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अब आ रहा है, देखो अभी तक हम लोग नंबर 1 में था, लास्ट 2 वीडियोस हम लोग नंबर 1 में पढ़े थे। हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को उतना दिन से 2 क्लास से डिस्कस कर रहे थे। अब आएगा नंबर 2, ये भी तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। देखो फॉर्मेट जो दिया, फॉर्मेट में ऐसे क्रॉस भी किया होगा, फॉर्मेट में जहां पे ऐसे क्रॉस किया इसका मतलब वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है और तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। नंबर 2 में आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट डेफिनेशन है, दे दिया तुम लोग का, डेफिनेशन दे देगा, उसमें डेफिनेशन दिया हुआ, इसका ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना क्योंकि हम लोग सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यानी कि लाइबिलिटी साइड का 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट में शेयर होल्डर्स फंड पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 2 में आता है शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, इसको सिलेबस में नहीं है हम लोग, ठीक है, डेफिनेशन सिर्फ दे देगा हम, दिया वो, ठीक है, डेफिनेशन। और नंबर 3 में आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये हम लोग को आता है नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या आएगा, सॉरी 3 में, नंबर 3 में क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो नंबर 3 में हम लोग को आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज को लेकर के। अच्छा, ये तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। इसके बाद नंबर 4 में आएगा करेंट लाइबिलिटीज। जब नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटी। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज। एक मिनट, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटीज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है एनी अमाउंट विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर। देखो ये जो था ना यहाँ तक शेयर होल्डर जो फंड था, ये लाइबिलिटीज नहीं है, ये बिजनेस का, कंपनी का अपना खुद का पैसा है, ये किसी को देना नहीं है। ठीक है, पॉइंट 2 तो करना नहीं है। और पॉइंट 3 और जो 4 में आ रहा है लाइबिलिटीज वर्ड,
तो लाइबिलिटीज का मतलब समझा दे रहा है। लाइबिलिटीज का मतलब है तुम किसी से उधार ले लिया, तुम्हारा कंपनी है, तुम किसी से उधार ले लिया मतलब कुछ पैसा लोन में लिया, तो क्या वो तुम्हारा पैसा हो गया? लोन लिया मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब तक लोन पूरा नहीं करेगा तब तक इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो लोन भी वापस करना पड़ता है। तो ये मेरा लाइबिलिटीज है। मेरा लाइबिलिटीज क्या, उससे हम जो भी XYZ से हम लोन लिया उसको अमाउंट हम लोग को पे करना है। गुड्स क्रेडिट में परचेस किया, उसको अमाउंट वो पे करना है। दैट मीन्स मेरे ऊपर कोई भी डेथ है, मेरे ऊपर कोई भी अगर डेथ है, DEBT, डेप्ट नहीं बोलेगा, डेथ बोलेगा, डेथ। मेरा ऊपर कोई भी डेथ है, दैट मीन्स मेरा ऊपर कोई भी लोन है, तो लोन है तो चुकाना तो पड़ेगा, ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोग का ऑब्लिगेशन है, हम लोग का लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले हम लोग लाइबिलिटीज का डेफिनेशन लेते थे, एनी अमाउंट विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर। ऐसा अमाउंट जो आउटसाइडर का मतलब क्या, जो मेरा बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का बाहर का, जैसे बैंक से लोन लिया, तो बैंक तो बिजनेस का आदमी नहीं है, बैंक तो बिजनेस का बाहर का बनता है। तो बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लोन भी वापस करना पड़ेगा। सप्लायर से गुड्स क्रेडिट में परचेस किया, तो सप्लायर का गुड्स क्रेडिट में परचेस किया, उसका पैसा वापस देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ का सैलरी हम लोग अटका के रखा हुआ, लास्ट 2 मंथ से सैलरी पे नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं कर रहा, बहुत सारा एक्सपेंस हुआ पे नहीं कर रहा है, एक बार में बाद में पे कर देगा, जब तक पे नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी है पे करना है। इसीलिए हम बोल रहा है कि एनी अमाउंट विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। जो भी पैसा मेरा ऊपर लोन है, उधारी है, जिसको चुकाना है, मेरे को देना आउटसाइडर को, हम लोग लाइबिलिटीज बोलेगा। 2 टाइप का लाइबिलिटीज होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। बस सिंपल से थोड़ा सा डिफरेंस है, अब ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। मेन डिस्कस ये था शेयर होल्डर्स फंड, यही बहुत टेक्निकल पॉइंट था, तो ये ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है। तो लाइबिलिटीज का मतलब पैसा देना, 2 टाइप का, करेंट और नॉन करेंट। अगर लाइबिलिटीज हम लंबा समय के लिए लिया है, लंबा समय का मतलब किसी से लोन लिया, उसका लोन का पेमेंट 1 साल के बाद करेगा, तो उसको हम लोग बोलेगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट का मतलब ही होता है मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर। मोर देन 12 मंथ्स यानी कि वो कोई भी लोन, कोई भी उधारी हम लोग लंबा टाइम के लिए लिया है। बैंक से लोन लिया, बैंक को बोला 2 साल बाद देगा। डिवेंचर मतलब भी लोन थोड़ा देर पहले बताया था, डिवेंचर लिया, और जिससे डिवेंचर लिया मतलब लोन लिया, उसको भी बोला पैसा कुछ दिन के बाद देगा। डिवेंचर भी एक टाइप का लोन ही है, हम आएंगे डिवेंचर के बारे में, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो डिवेंचर लिया, बैंक से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो लोन लेने के बाद तो लोन तो देना ही। अब लोन लेने के बाद ये देखना पड़ता है कि हम लोग का लोन का नेचर क्या, हम लोग जो लोन क्रेडिट ले रहा है उस क्रेडिट का नेचर क्या है। अगर क्रेडिट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, मोर देन 12 मंथ्स के लिए, मतलब बैंक से लोन लिया, बैंक वाला को बोला 2 साल 3 साल के बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि 1 साल से ज्यादा है। डिवेंचर लिया, ये भी लोन ही है, इसको भी बोला 5 साल के बाद पेमेंट करेगा, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद पेमेंट करेंगे, तो ये भी मोर देन 1 ईयर हो गया, मोर देन 12 मंथ्स हो गया। तो 1 साल के ज्यादा टाइम के लिए कोई लोन वगैरह हम लोग लेता है, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, टेन्यूर क्या है, टेन्यूर क्या, टाइम पीरियड क्या, मोर देन 1 ईयर, तो उसको हम लोग बोलेगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और करेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, कोई भी लोन हम लोग ले रहा है और उसको हम लोग 12 मंथ्स के अंदर ही पे कर देगा। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग, फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिस साल में हम लोग लोन लिया उसी साल में उसको पे कर देगा, मतलब विद इन 12 मंथ्स, 1 ईयर। अगर कोई भी लाइबिलिटीज जिस दिन लिया उसी का ठीक उसका क्या था, बैलेंस शीट का डेट से, मतलब जिस ईयर में लिया उसी ईयर में अगर हम लोग कंप्लीट कर देता है बैलेंस शीट का डेट के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोले करंट लायबिलिटी। मतलब कोई भी लोन अगर विद इन 1 ईयर तक के लिए ले रहा है, कोई भी लोन 1 ईयर तक, तो उसको करंट लायबिलिटीज में डाल देगा। और वही लोन अगर मोर देन 1 ईयर के लिए लेता है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में डाल देंगे। तो दोनों का जो पॉइंट होता है, दोनों का जो एग्जाम्पल होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। जो चीज का नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है वही चीज करंट लायबिलिटीज में भी आता है, बस फर्क होता है टाइम का। अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, अगर वो क्या होता है विद इन 12 मंथ्स, विद इन 1 ईयर पे करना है तो वो करंट लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है करंट लायबिलिटीज। और अब नॉन करंट लायबिलिटीज में भी बहुत सारा पॉइंट है, उसको एक एक करके डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा लायबिलिटीज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वाला वीडियो में पूरा एसेट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम लोग फटाफट चैप्टर में घुस जाएंगे और चैप्टर करना है। अब शुरू हो ही गया तो डरना नहीं है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।